नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने विकास जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करने की घोषणा करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा में कुल 100 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 101 से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 101, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? ए. नवंबर 1929, बी. अगस्त 1934, सी. नवंबर 1936 और डी. नवंबर 1930। ई. उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1929। यानी कि बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना नवंबर 1929 में हुई। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। किस अवसर पर? तो सोनपुर मेला के अवसर पर। सोनपुर मेला के बारे में जानिए तो सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह हरिहर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हरिहर क्षेत्र जो है बिहार के सारण जिला में है। कहाँ पर है सोनपुर मेला का आयोजन? तो सारण जिला के अंतर्गत सोनपुर एक जगह का नाम है, और उस क्षेत्र की बात करें तो उसका क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर मेला यह कब होती है आयोजित? तो कार्तिक मास में, यानी कि नवंबर दिसंबर के महीना में सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो नवंबर 1929 में। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। प्रश्न नंबर 102, बिहार के भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए, गया, बी, बांकीपुर पटना, सी, रामगढ़, डी, मुजफ्फरपुर और ई. उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर पटना। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ। तो बांकीपुर पटना में कब हुआ? तो वह हुआ था 1912 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो R.N. मधोलकर। R.N. मधोलकर के द्वारा 1912 में आयोजित हुआ था पटना के बांकीपुर में बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। कब? तो 1912 में। कहाँ? तो बांकीपुर पटना। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो R.N. मधोलकर। प्रश्न नंबर 103, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? D.G. रीड, जी. रैना, एडवर्ड अल्बर्ट, F.G. सलाई। ई. उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, F.G. सलाई। यानी कि चंपारण में कृषि की स्थिति, किसकी स्थिति? तो कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे F.G. सलाई। F.G. सलाई जो थे वह मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। F.G. सलाई। इस समिति का गठन चंपारण सत्याग्रह के बाद किया गया था, और इस समिति का गठन कब किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद। और इस समिति ने यह कहा जो कि तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने और किसानों की भूमि कर का 25% माफ़ करने की सिफारिश की, जिसे मान लिया गया। इस समिति के द्वारा क्या किया गया? तो तिनकठिया प्रथा को समाप्त और किसानों का जो कर है उसे 25% तक माफ़ कर दिया गया। प्रश्न नंबर 104, प्राचीन मगध जनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? पटना, शाहाबाद, गया, मुजफ्फरपुर। ई. उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। यानी प्राचीन मगध जनपद में, किसमें? तो प्राचीन मगध जनपद में मुजफ्फरपुर आधुनिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। तो इसमें शामिल कौन कौन था? तो पटना, शाहाबाद, गया शामिल था प्राचीन मगध जनपद में। इसके अंतर्गत देखें तो 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। 16 जो महाजनपद था उसमें मगध क्या था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसमें दक्षिण बिहार का पटना, गया, शाहाबाद का क्षेत्र शामिल था। कौन कौन शामिल था दक्षिण बिहार का? तो पटना, गया और शाहाबाद का क्षेत्र शामिल था। और बिहार में, इसके आगे देखें तो बिहार में अंग, लिच्छवी और मगध महाजनपद था। बिहार में कौन कौन सा था? अंग, लिच्छवी और मगध महाजनपद था बिहार में। प्रश्न नंबर 105, बिहार में नवपाषाण युग के पत्थर किस स्थानों से प्राप्त हुए? चिरांद,
पटना, मिथिला और छेचर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष चिरांद, कहाँ तो चिरांद का है तो यह है सारण में, चिरांद, और छेचर जो कि वैशाली में। छेचर कहाँ है तो वह वैशाली में से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पत्थर के औजार एवं हड्डी के समान मिले हैं। यानी कि बिहार में नवपाषाण युग के पत्थर किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं तो चिरांद में भी मिला है जो कि सारण जिला के अंतर्गत है चिरांद, और दूसरा कहाँ मिला है, छेचर में ही मिला है जो कि वैशाली जिला में है। और दोनों जगह पर क्या मिले हैं तो पत्थर के हथियार और हड्डी के समान मिले हैं। प्रश्न नंबर 106, शेरशाह ने पटना को कब राजधानी बनाया? 1553, 1538, 1541 और 1544। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1541। शेरशाह ने पटना को 1541 में राजधानी बनाया था। शेरशाह ने, इसके आगे देखें तो 1539 में शेरशाह ने चौसा के युद्ध, 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह ने 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में किसको हराया था तो वो हराए थे हुमायूं को। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। तो शेरशाह ने पटना को कब राजधानी बनाया तो वह बनाया था 1541 में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है तो वह है सासाराम में। 107 प्रश्न देखें तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, गया, बिहार शरीफ और भागलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी तो वह थी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ बात करें तो यह है आधुनिक नालंदा। आधुनिक नालंदा क्षेत्र बिहार शरीफ तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, और 1587 में मुगल सम्राट अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा था, और मानसिंह ने रोहतासगढ़ को प्रांतीय राजधानी बनाया। कब तो 1587 में मुगल सम्राट अकबर ने किसको तो राजा मानसिंह को बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा। किसको तो राजा मानसिंह को कहाँ का तो बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा, और मानसिंह ने किसको तो रोहतासगढ़ को प्रांतीय राजधानी बनाया। तो तुगलक काल में बिहार का राजधानी कहाँ था तो वह था बिहार शरीफ। प्रश्न नंबर 108, वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? ब्रिटेन, पुर्तगाल, डच और फ्रेंच। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डच। वर्तमान जो पटना कॉलेज है यह डच की क्या थी, यह फैक्ट्री थी। तो डच की फैक्ट्री कौन थी तो पटना कॉलेज का खास करके उत्तरी इमारत जो है सो डच की फैक्ट्री थी। लेकिन अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ थी तो अंग्रेजों की फैक्ट्री यानी ब्रिटेन की फैक्ट्री थी गुलजार बाग में, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। गुलजार बाग जो है पटना के अंतर्गत गुलजार बाग गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, वह क्या थी तो ब्रिटेन यानी अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। और पटना कॉलेज का उत्तरी भाग जो है उत्तरी दीवार वह था डच की फैक्ट्री। प्रश्न नंबर 109, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? पटना, गया, आरा और वैशाली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। यानी कि प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किससे था तो वह था वैशाली से। आम्रपाली जो है वह वैशाली की नगर वधू थी। नगर वधू किसकी थी तो वह थी वैशाली की। इसका संबंध मगध नरेश अजातशत्रु से था। अब महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद वैशाली जो आगमन हो रहे थे महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो आम्रपाली जो है सो महात्मा बुद्ध के संघ में शामिल हुई थी। और चीनी यात्री हेनसांग और फाहियान के वृत्तांत में किसके चीनी यात्री जो हेनसांग और फाहियान है उन दोनों के वृत्तांतों में भी आम्रपाली की चर्चा की गई है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा तो प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किससे है तो वह है वैशाली की नगरवधू थी आम्रपाली। और बुद्ध जो ज्ञान प्राप्ति के बाद वैशाली जो आगमन पर थे तो उस समय संघ में शामिल हुई थी वैशाली आम्रपाली। और इसी प्रकार देखें तो चीनी यात्री हेनसांग और फाहियान जो भारत आए थे तो उन दोनों के यात्रा वृत्तांत में भी आम्रपाली का नाम विस्तृत है, आम्रपाली की चर्चा किया गया है।
प्रश्न नंबर 110, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, अर्थवेद और पुराण। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण। यानी कि शतपथ ब्राह्मण में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र, किसका, तो वर्तमान जो बिहार है उसका भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। और अर्थवेद में देखें तो बिहार के व्रात्य शब्द की चर्चा जो है, बिहार के लिए व्रात्य शब्द की चर्चा किसमें मिलती है? तो वह मिलता है अर्थवेद में। लेकिन कीकट प्रदेश से अगर कहा जाए, बिहार के लिए कीकट प्रदेश की चर्चा कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो कीकट प्रदेश। और अर्थवेद में व्रात्य शब्द। और वर्तमान भौगोलिक जो क्षेत्र है बिहार की, इसकी चर्चा किसमें किया गया सबसे पहले? तो वह किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न नंबर 111, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवर्तित हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, सी आकार का बनता है और जेड आकार का बनता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाता है। इसके अंतर्गत देखें, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश अगर प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति जो होती है वह समान होती है। आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति समान होती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य एवं वेग, तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों क्या हो जाती है? दोनों की दोनों परिवर्तित। क्या क्या परिवर्तित होती है? जब एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित हो जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। और प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होती है? तो वह होती है निर्वात में। प्रकाश का सबसे अधिकतम वेग कहाँ होता है? तो वह होता है निर्वात में। प्रश्न नंबर 112 देखें, दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? मैनोमीटर, गैसों का दाब, पायरोमीटर, उच्च ताप, ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता और डी, हाइग्रोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी जितना दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जितना एक से अधिक, यानी चारों का चारों यहाँ सही है। मिलान जो सही नहीं है, यानी कि एक भी मिलान यहाँ गलती नहीं है, टोटल का टोटल मिलान सही है। तो एक बार इसको देख ले कौन कौन से है। मैनोमीटर गैसों के दाब का लिए होता है, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता और हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। इस प्रकार यहाँ सभी के सभी विकल्प सही है। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? ए है 6, बी 7, सी 5 और डी 3। एसआई पद्धति में कुल 7 मात्रकों को कितना, तो एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 7 मात्रकों को शामिल किया गया है, स्वीकार किया गया है। और इसके अंतर्गत देखें तो 2 कितना है? तो 7 जैसे मात्रक है, 7 क्या है? तो मूल मात्रक, और 2 क्या है? तो संपूरक मात्रक। 7 है मूल मात्रक और 2 क्या है? तो वह है संपूरक। संपूरक मात्रक की संख्या 2 और मूल मात्रक की संख्या 7। 7 अगर संपूरक मात्रक कौन कौन से हैं? तो वह है पहला लंबाई के लिए मीटर मात्रक होती है, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की तीव्रता के लिए मोल। 7 मूल मात्रक कौन कौन सी है? तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ कुल कितने मूल मात्रक है? तो 7। और संपूरक मात्रक कितने हैं? तो वह है 2। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग। निम्नलिखित में से पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग। कूट, ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 2 और 3, डी 1 2 3 4। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 4। 1 2 और 3 4, यानी कि पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? अम्लीय और क्षारीय होने का, तो लिटमस पत्र भी है, हल्दी भी है, वनीला भी है, लौंग भी है।
कौन कौन है यहाँ पर? तो चारों का चारों जो है वो पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय होने के प्राकृतिक सूचक है। कौन कौन है प्राकृतिक सूचक? लिटमस, हल्दी, वनीला और लौंग। इसके अंतर्गत अन्य बातों की ओर देखें तो वैसे पदार्थ जो हमें बताते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, वो क्या कहलाती है? सूचक। जो पदार्थ हमें क्या बताती है जो कि यह अम्लीय है या क्षारीय है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे सूचक कहते हैं। इस आधार पर प्रत्येक स्रोतों के आधार पर सूचक को कितने भागों में बांटा गया? तो सूचक को 2 भागों में बांटा गया। सूचक कितने भाग में? तो 2 भाग। पहला क्या है? तो प्राकृतिक, और दूसरा क्या है? तो वह है मानव निर्मित। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। कौन कौन? तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक सूचक वैसे सूचक हैं जिन्हें हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक सूचक। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग, प्याज इत्यादि। तो लिटमस पर प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? तो लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग, प्याज, लाल पत्ता गोभी इत्यादि। इस प्रकार यहाँ हम लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर डी देखा सही है। 1, 2 और 3, 4। प्रश्न नंबर 115, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी संपूर्ण आंतरिक विवर्तन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी प्रविधि है जिसकी मदद से प्रकाश का संचरण जो है एक बाल की तरह तथा मुड़ने वाली तंतुओं से होता है। जिसकी मदद से क्या होती है? प्रकाश तंतु की मदद से प्रकाश का संचरण जो होता है, किसका? प्रकाश का संचरण, वह एक पतली बाल की तरह पतले तथा मुड़ने वाले तंतुओं से होता है। ये तंतु पारदर्शी कांच अथवा प्लास्टिक के बने होते हैं। ये जो तंतु होती है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर, ये किससे बनी होती है? प्रकाश तंतु किससे बनी होती है? तो पारदर्शी कांच अथवा प्लास्टिक के बने होते हैं। प्रकाश तंतु का प्रयोग किस में किया जाता है? तो प्रकाश तंतु का प्रयोग आंतरिक अंगों का परीक्षण करने तथा टेलीफोन केबल के रूप में किया जाता है। आंतरिक अंगों यानी शरीर के जो अंदर का भाग है उसका परीक्षण करने के लिए और टेलीफोन केबल्स के रूप में भी किसका? तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 116, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन है? एलम, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड और कैलोमेल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक ऑक्साइड। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ जिंक ऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त देखें तो कौन कौन से हैं जो कि चमकीला बनाने के लिए, वस्तुओं को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो उसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी कई सारे हैं जिसका प्रयोग वस्तुओं को चमकीला बनाने के लिए। तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किसका किया जाता है? तो वो किया जाता है जिंक ऑक्साइड। इसके अतिरिक्त देखें तो वस्तुओं को चमकीला बनाने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। इसके अतिरिक्त भी कई सारे हैं जो कि वस्तुओं को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 117, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? त्वचा से सांस लेता है, शीत रक्त प्राणी है, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये उभयचर वर्ग के होते हैं। या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है। असत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये गलत है। यानी कायांतरण में आंत क्या हो जाती है? वह छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है आंत कायांतरित में? तो वो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले सही कौन कौन से हैं? तो त्वचा से सांस लेता, ये भी सही है। शीत रक्त प्राणी है, ये भी सही है। ये उभयचर वर्ग का, ये भी सही है। लेकिन कायांतरण में आंत बड़ी नहीं, आंत क्या हो जाती है? तो आंत छोटी हो जाती है। इसके अतिरिक्त देखें तो मेढक का जो है कायांतरण में आंत क्या हो जाती है? वह छोटी हो जाती है।
कायांतरण में आंत क्या होती है तो वह छोटी हो जाती है। इससे क्या होता है, मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारियों के लिए यह जो है भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। और मेढक वातावरण के अनुसार, मेढक क्या होती है, वातावरण के अनुसार अपने शरीर के ताप को कम और अधिक कर सकता है। तो मेढक के बारे में यहाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये असत को छोड़े, असत तो ये था। तो मेढक क्या क्या, मेढक के बारे में, त्वचा से मेढक सांस लेती है, ये शीत रक्त प्राणी है, ये उभयचर वर्ग के है। और यह मेढक क्या होती है, तो जब इसका कायांतरण होता है तो इसका आंत, आंत क्या होती है, इसकी मेढक की आंत छोटी हो जाती है, जिससे मांसाहारी को क्या होती है, जो इसको खाते हैं उनके शरीर में पाचन जो होती है वह पाचन करने में सहायता मिलती है। और मेढक वातावरण के अनुसार क्या करती है, तो अपने शरीर का तापमान बढ़ा भी लेती है और घटा भी लेती है। प्रश्न नंबर 118, निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? नेफ्थलीन, एलिथ्रीन, आइसोप्रोपैक्सिलिन, आइसोप्रोपोक्सीफिनाइल और डी तेल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिथ्रीन। एलिथ्रीन यानी कि एलिथ्रीन रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है। एलिथ्रीन जो है संश्लेषित पायरेथ्रोइड कीटनाशक है। क्या है, तो ये एलिथ्रीन संश्लेषित पायरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाइयों में प्रयुक्त किया जाता है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला एलिथ्रीन एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो वह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है जो मच्छर भगाने वाले कॉइल बनते हैं। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 10 किलोग्राम CO2, 100 किलोग्राम CO2, 1000 किलोग्राम CO2 और 10,000 किलोग्राम CO2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोग्राम CO2। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम CO2। प्रश्न नंबर 120, मानव के शरीर के भाग का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन का होता है? 18%, 3%, 83% और 65%। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मानव शरीर जो है वो कुल 6 तत्वों से बने हैं। मानव शरीर में कुल कितने तत्व होते हैं मुख्य रूप से, तो कुल 6 तत्व। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर में कौन कौन से 6 तत्व हैं? कुल कितने तत्व होते हैं? तो कुल तत्वों की संख्या 6 है शरीर में, मानव शरीर में। उसमें कौन कौन से 6 तत्व हैं? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। अब इसमें देखिए भार के आधार पर कितना कौन है, तो भार के आधार पर देखें तो मानव शरीर के भार का आधार पर 65% जो है ऑक्सीजन होती है शरीर में, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस। मानव शरीर में कितने? 65% ऑक्सीजन, 10% कार्बन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस की होती है। इस प्रकार यहाँ देखें तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन का कितना भाग होता है, तो वह होता है 65%। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम आतिशबाजी, मैग्नीज फर्टिलाइजर, सी टंगस्टन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब और डी तांबा गैल्वेनीकरण। तांबा गैल्वेनीकरण। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर होगा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाद बाकी 3 तो सुमेलित है। यानी मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए आतिशबाजी फर्टिलाइजर है, मैग्नीशियम आतिशबाजी मैग्नीज फर्टिलाइजर के लिए, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। लेकिन गैल्वेनीकरण जो होता है, गैल्वेनीकरण होता है जिंक का प्रयोग होता है गैल्वेनीकरण के लिए। तो यहाँ तांबा नहीं होगा, तांबा के बदले यहाँ होगा जिंक।
तांबा का बदले यहाँ क्या होगा, तो वह होगा जिंक। जिंक का प्रयोग क्या किया जाता है, गैल्वेनीकरण में। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं था। अगर सुमेलित कौन कौन से है तो इसका याद रखें, तो मैग्नीशियम आतिशबाजी, मैग्नीज फर्टिलाइजर, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में, और यहाँ पे तांबा गैल्वेनीकरण नहीं होगा, जिंक का होगा गैल्वेनीकरण। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। प्रश्न नंबर 122, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। यानी फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है, तो फास्फोरस का श्वेत अपरूप कौन सा, तो वे श्वेत अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है। अंधेरे में श्वेत फास्फोरस को वायु में रखने पर उससे पीला हरा प्रकाश उत्पन्न होता है। अंधेरे में अगर आप श्वेत प्रकाश को रखेंगे तो उससे क्या होगा, तो पीला और हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद धूम्र बनते हैं। पीला हरा प्रकाश क्या होती है, उत्सर्जित होती है और सफ़ेद धूम्र बनते हैं, जिसकी गंध जो होती है, श्वेत प्रकाश की गंध जो होती है उस वक्त कैसी होती है, तो वह लहसुन की जैसी होती है। और सफ़ेद फास्फोरस को, इस दीप्ति को, यानी ये जो लाल और पीला और हरा जो प्रकाश जो उत्पन्न होता है, तो इस दीप्ति को क्या कहते हैं, तो रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। तो श्वेत फास्फोरस के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, तो श्वेत फास्फोरस अंधेरे में श्वेत फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद धूम्र बनते हैं, जिसकी गंध कैसी होती है, तो वह लहसुन की जैसी। और सफ़ेद फास्फोरस के इस दीप्ति को क्या जो कहते हैं, तो रासायनिक संदीप्ति भी कहते हैं। तो फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखने पर स्वतः जल उठता है, तो वह है श्वेत फास्फोरस। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है? HNO3, H2SO4, HCl और H2CO3। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा, तो H2SO4 जो होती है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होती है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। वातावरणीय प्रदूषण और औद्योगिक निःसंतुलितों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के रूप के साथ मिल करके रासायनिक अभिक्रिया कर करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जिसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। प्रश्न नंबर 124, चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइट और इथाइल आइसोसाइनाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चूहे को मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। किससे? तो पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। यह अत्यंत जहरीला होता है। यानी चूहे के मारने की जो दवा होती है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड और पोटेशियम साइनाइड। किसका प्रयोग किया जाता है चूहे मारने की दवा में? तो जिंक फॉस्फाइड और पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है चूहे मारने की दवा में। प्रश्न नंबर 125, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। यानी कि सांस लेने और छोड़ने दोनों क्रिया में किस गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। यानी कि आप जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे तब भी नाइट्रोजन की मात्रा 78% ही रहती है।
प्रश्न नंबर 126, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, फीमर, मैलियस, फलांगेस और उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वह होगी कान में हड्डी पाई जाती है, वह होती है स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी हो गई स्टेपिज जो कि कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर जो कि जांघ में होती है। और मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है वयस्क मानव में? तो वह होती है 206। तो सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है स्टेपिज, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है, और एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां यानी 206 हड्डियां पाई जाती है, जो कि क्या करती है? कंकाल का निर्माण करती है। और मानव शरीर में कितने प्रकार की कंकाल तंत्र पाई जाती है? तो वह होती है 2 प्रकार के। इस प्रकार यहाँ सबसे छोटी हड्डी कौन सी भी? तो स्टेपिज जो कि कहाँ पाई जाती है? तो वो होती है कान में। ऑप्शन नंबर ए सही था। प्रश्न नंबर 127, निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा कथन दिया गया है, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित होता है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? हम दोनों कथन कौन कौन से है? पहला कथन दिया हुआ है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित होता है। तो ये दोनों कथन किसके लिए है? प्लीहा के लिए, लीवर के लिए, लार के ग्रंथि के लिए, या अग्नाशय के लिए, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय के लिए। अग्नाशय के लिए क्या है? तो अग्नाशय जो है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वह है अग्नाशय। और अग्नाशय जो है, अग्नाशय में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्या होती है? क्षारीय रस स्रावित होती है। और अग्नाशय की एक बात और कहा जाता है, वह क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय को ही। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम, मरकरी या पारा, सी सोना, डी कैल्शियम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो वह है यूरेनियम। यूरेनियम पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व है, जिसका परमाणु भार की बात पूछे तो 238.03 होता है, 03। और इसका घनत्व कितना होता है? तो 19.05 ग्राम प्रति घन मीटर। तो यूरेनियम का परमाणु भार 238.03 और घनत्व की बात करें तो 19.05 ग्राम प्रति घन मीटर। और सबसे हल्का तत्व कौन है? तो वह है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व पृथ्वी पर कौन हो गया? यूरेनियम। और सबसे हल्का तत्व कौन है? तो वह है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व वह हो गया हाइड्रोजन। और इसके अतिरिक्त बात करें तो पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन है? अगर धातु की बात की जाए पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन है? तो वह है ऑस्मियम। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है? पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व कौन है? तो वह है यूरेनियम। सबसे हल्की तत्व कौन है पृथ्वी पर? तो वह है हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु की बात करें तो वह हो जाएगी ऑस्मियम। इस प्रकार प्रश्न नंबर 128 का ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम सही होगा। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन तना का भाग नहीं है? आलू, गन्ना, शकरकंद और अदरक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक। ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। तो यहाँ तना का भाग नहीं कौन है? तो वह शकरकंद। लेकिन तना का भाग कौन कौन से है? तो वो गया आलू, गन्ना और अदरक क्या है? तना का भाग है। लेकिन शकरकंद क्या है? तो शकरकंद जैसे जड़ का भाग है। जड़ के भाग की बात किया जाए तो यहाँ शकरकंद है। और शकरकंद जड़ का भाग में कौन कौन से होती है? तो वह हो जाती है गाजर, शकरकंद, शलजम। शकरकंद, गाजर, शलजम होता है वह संग्रह जड़ की भाग में आती है। लेकिन आलू, गन्ना और अदरक है वह तना की भाग में आती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कौन सा तना का भाग नहीं है? तो हो गया शकरकंद। इस प्रकार उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 130, अभावजन रोग किससे कहते हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, पोषक तत्व के अभाव से होने वाले रोग, कालाजर को ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्व के अभाव से होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। इसमें क्या होता है? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषण के अभाव के कारण होते हैं, लंबी अवधि तक पोषण की कमी के कारण होते हैं, उससे क्या होते हैं? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग की रोकथाम के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। अभावजन्य रोग की रोकथाम के लिए संतुलित आहार।
प्रश्न नंबर 131, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? हृदय, फेफड़ा, प्लीहा और गुर्दा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह होता है प्लीहा। मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु का कारण होता है। मलेरिया कौन होता है? एक कोशिकीय नामक प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसकी वाहक कौन है? मलेरिया के वाहक तो वह है एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। और इससे प्रभावित कौन होता है? तो वह होता है प्लीहा या तिल्ली। अगर जिस किसी को अगर मलेरिया हो जाए उसका प्लीहा या तिल्ली का आकार क्या होता है? वो तो सामान्य से बड़ा हो जाता है, सामान्य से बड़ा हो जाता है प्लीहा या तिल्ली का आकार। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसकी वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। और जब किसी भी व्यक्ति को मलेरिया होगा उसका प्लीहा का क्या आकार होगा? वह बड़ा हो जाएगा सामान्य से। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया से प्रभावित होने वाले रंग वो है प्लीहा। प्रश्न नंबर 132, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं है क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु, प्राकृतिक तंतु, असंश्लिष्ट तंतु, डी तंतु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट तंतु। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं है क्या होता है? तो वह होता है संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु होता क्या है? तो वस्त्र निर्माण में पिछले लगभग 1 सदी से रासायनिक पदार्थों से निर्मित तत्वों का निर्माण किया जाता है, जिसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। यानी रासायनिक पदार्थों से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इन रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इन रासायनिक पदार्थों को एक तरीका से कहा जाए तो संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। और ये संश्लिष्ट तंतु कौन कौन से हैं? तो पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक इत्यादि। कौन कौन से, अगर नाम याद रखना हो कौन कौन से संश्लिष्ट तंतु, तो वह है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक इत्यादि। इस प्रकार यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, संश्लिष्ट तंतु। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? डेमेंशिया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और वर्णांतता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमेंशिया आनुवंशिक रोग नहीं है। तो आनुवंशिक रोग यहाँ है कौन कौन? तो हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और वर्णांतता क्या है? तो वह है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? तो हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और वर्णांतता का आनुवंशिक रोग। लेकिन कौन नहीं है? तो डिमेंशिया आनुवंशिक रोग नहीं है। डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया एक क्या है? तो यह एक मस्तिष्क का रोग है। डिमेंशिया क्या है? तो यह एक मस्तिष्क का रोग है। डिमेंशिया होने से क्या होती है? तो याददाश्त शक्ति घट जाती है। और याददाश्त शक्ति घटेगा तो जिससे क्या हो गया, अनेक समस्याएं उत्पन्न होगी, जैसे कि रोजमर्रा के काम में कठिनाई आएगा, संवाद में कठिनाई होगा, मनोदशा और निर्णय लेने की क्षमता के जो व्यक्तित्व की जो बदलाव होगा वो सभी में क्या होगी? तो उस समय पूर्ण रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ देखा डेमेंशिया क्या है? तो यह आनुवंशिक रोग नहीं है। यह क्या है? तो एक मस्तिष्क का रोग है। और हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और वर्णांतता क्या है? तो यह एक आनुवंशिक रोग है। तो कौन आनुवंशिक रोग नहीं है? तो वह है डेमेंशिया। प्रश्न नंबर 134 हमारे शरीर का मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। यानी हमारे शरीर में कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? शरीर को ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है। विटामिन से शरीर के रोगों से रक्षा मिलती है, विटामिन से रोगों से रक्षा। और प्रोटीन और खनिज की बात हो तो शरीर का वृद्धि और अनुरक्षण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो शरीर में मुख्यतः ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वो करता है कार्बोहाइड्रेट। विटामिन क्या करता है? शरीर को रोगों से बचाता है। और तीसरा, वृद्धि कौन करता है? अनुरक्षण कौन करता है? तो वह करता है प्रोटीन और खनिज, लवण। प्रश्न नंबर 135, कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 74, आयोडीन 131। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ देखें हम लोग ई क्यों होगा। तो आर्सेनिक 74 का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में 131, कोबाल्ट 60
कैंसर के उपचार के। और सोडियम 24 जो है, सोडियम 24 परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के जमने का पता लगाने के लिए, परिसंचरण तंत्र में अगर रक्त के थक्के जमने का पता लगाने के लिए सोडियम 24, आर्सेनिक 74 क्या है तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए, तो आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार में, आयोडीन 131 कैंसर के उपचार में, सोडियम 24 परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। इस प्रकार यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, जो कि कैंसर के पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एक से अधिक कैंसर है, इसलिए ई इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 136, भीड़ नियंत्रित हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, अमोनिया, आर्गन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कौन सी प्रयोग में लाए जाने वाले अश्रु गैस कौन सा है तो वह है अमोनिया। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस कौन है तो वह है अमोनिया। कुछ अन्य अगर अश्रु गैस की बात करें, इसके अतिरिक्त कौन कौन सी होती है अश्रु गैस, तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन, अल्फा क्लोरोएसिफिटोनॉन और एक्रोलिन क्या है तो वह है अश्रु गैस, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन और एक्रोलिन। यह अश्रु गैस होता क्या है तो अश्रु गैस में क्या होती है तो आंखों में जलन होती है और आंसू टपकने लगते हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा अमोनिया। प्रश्न नंबर 137, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? अमाशय, यकृत, अग्नाशय और पित्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वह भी है यकृत ही। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो वह है यकृत। यकृत का कार्य क्या है तो रक्त में उपस्थित जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करना। अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है शरीर के रक्त में उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना। लेकिन अगर ज़रूरत के अनुसार ग्लाइकोजन को क्या करना है ग्लूकोज में बदल करके, ज़रूरत पड़ने पर ये यकृत क्या करती है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके शरीर में प्रमुख ऊर्जा भी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 138, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है? रतौंधी, रिकेटस, पैथेलमिया और स्कर्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। विटामिन ए की कमी से निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता? इसके संबंध में देखें तो विटामिन ए का सबसे पहले देखें अच्छा स्रोत कौन कौन से है तो वह है विटामिन ए का अच्छा स्रोत अंडा, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियां, दूध, मछली और तेल। कौन कौन से है अच्छा स्रोत? अंडा, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियां, दूध, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन ए की कमी से होता कौन कौन सा रोग है तो वह होता है रतौंधी और जीरोफ्लेथेलमिया। रतौंधी और जीरोफ्लेथेलमिया जो है वो किससे होती है तो विटामिन ए की कमी से। और इसके अतिरिक्त अगर देखें विटामिन सी की कमी से क्या क्या होती है तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी किससे होती है तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन कौन से है तो आंवला, नींबू और टमाटर। आंवला, नींबू और टमाटर खाने से विटामिन सी की पूर्ति होगी, जिससे क्या होगा तो वह स्कर्वी रोग नहीं होगा। अगर रिकेटस की बात करें तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है तो वह होता है रिकेटस। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देगा विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है तो रोग तो नहीं होता है दो, लेकिन होता कौन कौन से है तो रतौंधी और जीरोफ्लेथेलमिया कैसे होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का स्रोत क्या है अंडा, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियाँ, दूध, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन ए की कमी की बात करें तो वह कौन कौन सी होती है रतौंधी और जीरोफ्लेथेलमिया। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का स्रोत कौन कौन से है तो वह स्रोत का नाम ले तो आंवला, नींबू, टमाटर। इसके अतिरिक्त भी कई सारे रिकेटस रोग जो होता है वह होता है विटामिन डी की कमी से। इस प्रकार इसका सही उत्तर कौन सा है तो ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रश्न नंबर 139, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इंसेफेलाइटिस और इबोला। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ड फ्लू। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण कौन सा रोग होता है तो H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है।
इसके अंतर्गत देखें तो H9N2 एवं कौन कौन सा H9N2 H9N2 और कौन सा है तो H5N1 H9N2 और H5N1 वायरस के कारण कौन सा ये दोनों H9N2 और H5N1 तो ये दोनों इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो H9N2 और H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ए का एक दुर्लभ प्रकार है। वायरस दोनों ही क्या है तो दोनों वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा या वायरस एवियन या बर्ड फ्लू जैसे रोग का कारण बनता है। कौन कौन सा H9N2 और H5N1 दोनों क्या है तो दोनों इन्फ्लुएंजा वायरस है। दोनों से क्या होती है तो बर्ड फ्लू रोग होती है। प्रश्न नंबर 140 द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अरस्तु, संजय बारू, हर्बर्ट स्पेंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। द पॉलिटिक्स के लेखक कौन है तो वह है अरस्तु। अरस्तु के बारे में जाने तो अरस्तु को दर्शन, राजनीति, काव्य, आचारशास्त्र, शरीर रचना, दवाइयाँ, ज्योतिष आदि का काफ़ी ज्ञान था। अरस्तु को क्या क्या चीज़ का ज्ञान था? दर्शन का भी ज्ञान था, राजनीति का, काव्य का, आचारशास्त्र का, शरीर के रचना के बारे में और दवाइयों के बारे में और ज्योतिष के बारे में बहुत ज्ञान था। किसको? तो वह था अरस्तु को। इनके ग्रंथों की अगर संख्या देखें तो लगभग 400। अरस्तु के द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए तो वह 400 तक बताई जाती है। अरस्तु के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। और इनका जन्म का बात करें तो इनका जन्म जो है अरस्तु का जन्म एथेंस के उत्तर में मैसेडोनिया के प्रसिद्ध नगर एस्टेगिरस। कहाँ? तो एस्टेगिरस कहाँ है तो एथेंस के उत्तर में स्थित मैसेडोनिया के प्रसिद्ध नगर एस्टेगिरस में इनका जन्म हुआ था अरस्तु का। तो अरस्तु के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो अरस्तु द पॉलिटिक्स के लेखक कौन है तो वह है अरस्तु। अरस्तु के क्या क्या चीज़ का ज्ञान था तो अरस्तु को दर्शन, राजनीति, आचारशास्त्र, शरीर की रचना और दवाइयाँ और कई सारे ज्योतिषी का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान था। इनके लिखे हुए ग्रंथों की लगभग कितनी संख्या है तो वह 400 से अधिक है। इनका जन्म कहाँ हुआ तो इनका जन्म हुआ मैसेडोनिया के प्रसिद्ध शहर एस्टेगिरस में। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पहले सेट के हम लोगों ने कुल 140 प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर तक कर लिया है। इस प्रकार सेट ए की भी समाप्ति यहीं पर होती है और कुल 10 प्रश्न जो हैं वो मैथ के हैं। तो जीएस के कुल 140 प्रश्नों का हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन कर लिया, जो कि वहाँ पर बीपीएससी 67वीं परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 140 हम लोगों ने अध्ययन किया सेट ए के अंतर्गत। इसके साथ ही मैं विकास, जय हिंद।